नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज को फिर से मैं आगे बढ़ाती हूँ। अब तो जानते ही हैं जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो सल्तनत काल से रिगार्डिंग है। सल्तनत काल यानी कि मध्यकालीन इतिहास से लिया गया है। जो आप पढ़ते होंगे ना, सल्तनत काल कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, खलजी, तुगलक, उन्हीं से अब हम पढ़ेंगे। उनके प्रशासन के संबंध में हमने पढ़ा अभी तक, उनकी न्याय व्यवस्था, उनकी लगान व्यवस्था, उनकी कर व्यवस्था के बारे में अभी तक हमने पढ़ा और इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन संगीत और नृत्य कला। पिछले वीडियो में हमने देखा था सल्तनत कालीन चित्रकला। ओके, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके नेट के एग्ज़ाम में, नेट और जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम में आएंगे। और वो जो आएंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको टू दी पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन टू दी पॉइंट नहीं पूछता है, क्योंकि पिछले साल से तो पैटर्न और ही ज़्यादा ही कुछ चेंज कर दिया है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो भी फैक्ट हो किसी भी टॉपिक से, आप उसको क्लियरली, आपके दिमाग में उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे वो आप आंसर दे सकें। तो चलिए बातें कम करती हूँ, वीडियो को आगे बढ़ाऊंगी म्यूजिक और डांस से। तो सल्तनत काल में सूफी संतों, हिंदू भक्तों और राज दरबार के प्रभाव के कारण संगीत कला की प्रगति हुई थी। ये तो आप जानते ही हैं कि सल्तनत कालीन शासक जो थे चित्रकला को ज़्यादा प्रगति या ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं कर सकें। उसका कारण था उनका इस्लामिक कारण था, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार जीव जंतु, पेड़ पौधों के चित्र हम नहीं बना सकते थे, ये प्रतिबंधित था। ओके, तो ये संगीत और नृत्य कला है। तो सल्तनत काल में सूफी संत तो जो थे, यदि सूफी संत क्या थे, कैसे थे, इसके संबंध में भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, आप थोड़ा वेट कीजिए। हिंदू भक्तों और राज दरबार के प्रभाव के कारण संगीत कला की प्रगति हुई थी। यूँ तो संगीत पर कुरान के द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी, फिर भी अनेक सुल्तानों ने संगीत को प्रश्रय दिया। जिस तरह से चित्रकला के क्षेत्र में कुरान ने प्रतिबंध लगाया था, संगीत कला के क्षेत्र में भी कुरान ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी शौकिया तौर पे सल्तनत कालीन शासकों ने इस संगीत कला को अपने दरबार में प्रश्रय दिया। ओके, चलिए अब दिल्ली सल्तनत में कितने शासक हुए, थोड़ा दिमाग लगा के आप आंसर दीजिए। दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक जैसे बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक ने संगीत के प्रति रुचि के कारण ही अपने राज दरबार में संगीत सभाओं का आयोजन किया। ये जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन हैं वो मैं उसको मार्क कर चुकी हूँ। आप यदि आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो सल्तनत कालीन जो शासक हुए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक ने संगीत में उनकी रुचि थी, इस कारण से उसने अपने राज दरबार में संगीतकारों को प्रश्रय दिया। ये कहे संगीत सभाओं का भी आयोजन किया। इसमें सूफी संतों ने संगीत को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दिया, क्योंकि सूफी संत के बारे में तो मैं ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगी। मैं आपको बता दूँ, सूफी संत जो आए, नहीं वो कट्टर मुस्लिम थे और ना ही वो कट्टर हिंदू थे। वो उनके ईश्वर की प्रार्थना करने का उनका एक अलग तरीका था। वो बस नृत्य संगीत के माध्यम से ही अपनी भक्ति करते थे। तो इसीलिए आप भी आज सुनते होंगे, कोई भी अगर गाना सुनते हो तो कोई भी कहता है कि यह बहुत ही सूफियाना गाना है, बहुत ही सूफी गाना है। सूफी मतलब साधारण, जो सबके दिलों को छू जाए। ओके, तो सूफी संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। ओके, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार संगीत आत्मा के लिए पौष्टिक आहार है। आप शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जानते हैं, ये चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा ही जो बना है अजमेर में, जो अजमेर कहाँ है, राजस्थान। अजमेर में जो दरगाह पर जाते हैं, जो चादर चढ़ाते हैं, तो वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। ओके, तो उन्होंने संगीत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा
कि संगीत कला के क्षेत्र में सल्तनत काल में मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह के विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संगीत जो है आत्मा के लिए पौष्टिक आहार है। बलबन का पौत्र मतलब पोता कैकवाद इल्वरी वंश का सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था। इल्वरी वंश कहा जाता है, जो तुर्क वंश है उसी को इल्वरी वंश भी कहा जाता है। इल्बारी वंश वो बहुत ही सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था। अब उसके बारे में कैसे संगीत प्रेमी था आपको कैसे पता चलेगा? तो बहुत सारे इतिहासकारों ने जो ग्रंथ लिखे या जो उस समय के जो भी प्राइमरी ग्रंथ थे उनको पढ़ा, उसके आधार पे बर्नी जो था उन्होंने लिखा कि कैकवाद ने संगीतकारों और गजल गायकों को इतनी अधिक संख्या में संरक्षण प्रदान किया कि राजधानी की गलियां तथा सड़कें इनसे भरी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि कैकवाद जो था, जो पौत्र था किसका, बलबन का, वो एक योग्य शासक तो नहीं था। उसने साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया, क्योंकि कैकवाद और कैमूर के समय में ही बलबन वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश सत्ता में आया। ओके, तो बस वो संगीत प्रेमी था। वो इतना संगीत से उसका लगाव था, इतने अपने राज दरबार में गजल गायकों, संगीतकारों को आश्रय दिया था कि उस समय दिल्ली सल्तनत की सड़कें इन गायकों से और गजल गायकों से सड़कें भरी हुई थी। बर्नी ने इस शहर के मशहूर संगीतकार शाहर जंगी, नुसरत खातून और मेहर अफरोज का भी उल्लेख किया है। ये जो थे, जैसे कि अब ब्लैक में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि बर्नी ने इस समय के मशहूर संगीतकार शाहर जंगी, नुसरत खातून और मेहर अफरोज का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में तुर्मती खातून, भारतीय और ईरानी स्त्री संगीतों की बहुलता रहती थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने भी संगीत कला के क्षेत्र में योगदान दिया था, तो उसने उसके दरबार में, जैसे कि इतिहासकारों ने लिखा है कि उसके दरबार में तुर्मती खातून और भारतीय और ईरानी स्त्री संगीतज्ञों, यानी कि स्त्री संगीतज्ञों की भी बहुलता होती थी। इससे पता चलता है कि वो लोग संगीत प्रेमी थे और उसके दरबार में संगीतकार रहते थे। ओके, चलिए, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ से भी बढ़कर, मैं उनकी विशेषताएं बताऊंगी, आगे आऊंगी, वो कौन थे जो संरक्षण प्राप्त था उन्हें, उनके दरबार में रहते थे, वो थे अमीर खुसरो थे। ओके, अब आते हैं सल्तनत काल में उत्तरी और दक्षिणी भारत में संगीत की दो विभिन्न धाराओं का विकास हुआ। संगीत की कितनी धाराओं का विकास हुआ? दो विभिन्न धाराओं का विकास हुआ। देख लीजिए कहाँ, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत का सबसे महान संगीतकार कौन था? अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो के नेतृत्व में उत्तरी भारत में संगीत को बढ़ावा मिला और अमीर खुसरो ने एमान, घोड़ा, सनम, तिलक, समागरी, सरपदा आदि रागों को प्रचलित किया। उसने भारतीय रागों को 12 भागों में विभक्त किया। अमीर खुसरो ने भारतीय रागों को कितने भागों में विभक्त किया है? 12 भागों में विभक्त किया है, जैसे रास्त, सहनवाज, ढोका, कुर्द, सिक्का, गिरका, हिजाज, नवा, हिसार, हुसैनी, अगन और नीम माहौर। ओके, इन स्वरों का नामकरण ईरानी नामों के आधार पर किया गया था। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि अमीर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां हासिल की है और संगीत के क्षेत्र के सर्वताज थे, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओके, अब अमीर खुसरो नहीं, अब आप तो ये समझ गए कि अमीर खुसरो ने 12 रागों, अपने भारतीय रागों को 12 भागों में विभक्त किया। इसके अलावा उसने अनेक रागों का निर्माण किया। इसके अलावा अमीर खुसरो ने तबला और सितार का भी आविष्कार किया। तबला और सितार का आविष्कार किया। लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे सहमत नहीं है कि तबला और सितार का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया, लेकिन फिर भी अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि तबला और सितार वादन का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कव्वाली गाने की प्रथा को आरंभ करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। कव्वाली आप समझते हैं ना, जब दो पक्ष बैठ जाते हैं और शेर व शायरी गज़ल गायकी के साथ है जो उनका मुकाबला होता है तो उसे कहते हैं कव्वाली। और कव्वाली को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राग दर्पण नामक संगीत की पुस्तक का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। राग दर्पण जो है एक संगीत की पुस्तक है जिसका अनुवाद फारसी में किया गया। फारसी में क्यों किया गया? क्योंकि सल्तनत काल की जो भाषा जो थी वो भाषा थी फारसी। ओके, मैं बहुत सारे फारसी विद्वानों की चर्चा आपसे करूँगी आने वाले अपने लेक्चर वीडियो में। ओके, तो इसीलिए आप चैनल को देखते रहें। सल्तनत काल में अनेक वाद्य यंत्रों जैसे रबाब नाम का एक कोई वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला कोई यंत्र, सारंगी, सितार, तबला का भी प्रचलन था। अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय जाता है। श्रेय जाता है किसका? सितार और तबले के। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। चलिए, ये विशेष इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आ जाए कि सल्तनत काल में या संगीत के क्षेत्र में तूतिए हिंद की उपाधि किसे दी जाती है, तो किसे दी जाती है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अब तूतिए हिंद का मतलब होता है भारत का तोता, इसीलिए अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। तोता क्यों? क्योंकि तोता जो है सुरीली गाता है, संगीत से उसका खास लगाव होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संतों और क्षेत्रीय शासकों ने भी संगीत कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जब सल्तनत काल की बात करते हैं तो सल्तनत काल के समय में यदि प्रांतीय राज्यों की बात ना करें तो सल्तनत काल अधूरा लगता है, क्योंकि उसी समय में जब सल्तनत काल का पतन शुरू जो हुआ तो उस समय अनेक प्रांतीय राज्य खुद को स्वतंत्र कर लिए, और उन प्रांतीय राज्यों में जो था जौनपुर, ग्वालियर, बंगाल, ये सब जो था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांतीय राज थे। तो इन क्षेत्रों में भी जैसे जौनपुर और ग्वालियर जो था संगीत के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। जैसे जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता था। इस काल में प्रचलित ख्याल गायकी। अब ख्याल गायकी क्या होता है आप हमें ज़रूर, अगर आप कोई भी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो, सुन रहे हो और ख्याल गायकी से यदि आप परिचित हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे ख्याल गायकी के बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है। ऐसा आप मत समझ लीजिएगा कि हम अपने ख्यालों में जब कोई गीत संगीत गाते हैं उसको ख्याल गायकी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो इसका आविष्कार करने का श्रेय किसको है? जौनपुर के सुल्तान शर्की वंशी हुसैन शाह शर्की को दिया जाता है। ठीक है, हुसैन शाह शर्की को दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि के कारण इसे नायक की उपाधि प्राप्ति। किसको? हुसैन शाह शर्की को। कहाँ का शासक था? शासक जौनपुर का था। ओके, सूफियों ने गज़ल और कव्वाली गान की परंपरा को विकसित किया था। इल्तुतमिश, शहजादा मोहम्मद, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी आदि शासकों ने संगीत कला को प्रश्रय दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को प्रोत्साहन दिया। चैतन्य महाप्रभु यानी कि जिस समय सूफी धर्म का विकास हो रहा था उसी समय भक्ति आंदोलन का भी मध्यकाल में शुरुआत हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु थे जो कृष्ण भक्ति के कवि थे और उन्होंने कीर्तन को अपने धर्म का मार्ग चुना। दक्षिण भारत में संगीत पर भी अनेक पुस्तकों की रचना की गई। इनमें है आचार्य शिव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में संगीत पर रचित की गई पुस्तक है आचार्य शिव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर। दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण संगीतों पर आधारित पुस्तकें: संगीत रत्नाकर, संगीत समयसार, संगीत राज, संगीत शिरोमणि, संगीत कौमुदी, संगीत नारायण। खलजी काल में दक्षिण में गोपाल नायक सबसे महान गायक था। ओके, विजयनगर शासकों ने भी संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम आते हैं, ये रहा संगीत।
सल्तनत काल के साथ साथ उस समय के जो प्रांतीय राज थे उन क्षेत्रों में संगीत का किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से शासकों ने संगीत कला को प्रोत्साहित किया, इसके बारे में अभी तक आपने देखा और पढ़ा। अब हम देखेंगे नृत्य कला यानी कि डांस। नृत्य कला का कोई विशेष प्रचलन नहीं था। सल्तनत काल में राज दरबार और अमीरों के प्रशय के कारण नृत्य कला का भी विकास हुआ। ऐसे सामान्य तौर पे जो होता है, जैसे राजे महाराजे हो और उनसे संगीत और नृत्य से उनका संबंध न हो, ये असंभव बात है। तो वो शौकीय तौर पर यूज करते थे। नृत्यांगनाएं लोगों का मनोरंजन करती थी। दक्षिण भारत में नृत्य की अनेक शैलियों का विकास हुआ था। दक्षिण भारत में जो है नृत्य के अनेक शैलियों का विकास हुआ, जैसे भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सब थे। नृत्य की ओडिसी शैली का विकास कहाँ हुआ? उड़ीसा में। ये नाम मात्र से पता चल रहा है। देवदासियां मंदिरों में ओडिसी नृत्य करती थी। इस युग में नाटकों का भी विकास हुआ। तो आपने देखा, अभी तक जो भी आपने देखा आपको समझ में आ गया होगा कि सल्तनत काल में नृत्य कला और चित्रकला को किस तरह से प्रोत्साहित किया गया और उसको संरक्षण प्रदान किया गया। ओके, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे विशेष कार्य नहीं किए गए। बस आपको यही समझना है कि इसमें इसका कंसेप्ट क्या है। जो भी शासक ने कुछ विशेष किया है उसको हमने पूरे कलर किया हुआ है, तो आप नोट कर ले, अच्छे से समझ के पढ़ ले, ताकि इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से उसके कंसेप्ट को क्लियर करके आंसर दे सकें। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप हमें मैसेज करके, आप अगर वीडियो देखते हैं तो एक मैसेज तो ज़रूर करें। यदि आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, जो कोई भी सुझाव। यदि आपको मैसेज करना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे जो भी आपका सुझाव हो, कुछ भी आप ज़रूर लिख के भेजें। इससे क्या होता है कि हम लोग इतने वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, तो आपके एक जो मैसेज आते हैं और उन्हें पढ़ के हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें अप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लगता है। जैसे इतना तो आप कर ही सकते हैं। यदि आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आपके जितने भी दोस्त हैं सबको बताएं कि कोई ऐसा चैनल है जो आपकी 2020 की तैयारी के लिए मुख्य टॉपिक पे अभी लेक्चर सीरीज पूरा स्टार्ट है, अच्छे से क्लासेस चल रहे हैं, तो फिर उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। ओके, बातें तो बहुत हो गई, आप बहुत उब भी गए होंगे। चलिए, आपने इतना साथ दिया, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता देती हूँ, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं। वीडियो होगा स्थापत्य कला। ओके, आर्किटेक्चर समझते हैं। जो भी भवन, स्मारक, मकबरा, जो मकबरा वगैरह सब बनाया गया उसके बारे में कि सल्तनत काल में इसकी क्या विशेषता हुई। तो इसका हम एक सीरीज लेकर आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। 4-5 इसका सीरीज चलेगा। बस आप तैयार रहें और चैनल को फॉलो कर लें और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। आपको नेट के लिए कोई अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, चलिए, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करें।